हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था विषय पर। आपको पता है कि संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम के अब तक 6 एपिसोड आ चुके हैं। ये 7वां एपिसोड होने वाला है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आयोग, समितियां और परिषदों पर, जो कि चर्चा में रही हैं बीते एक साल में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि विभिन्न खंडों पर, जो भी करंट अफेयर के खंड हैं, पूरी एक रिवीजन सीरीज लगातार चालू है और उसमें सबके बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा के पहले आप अपनी पूरे करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर सकें जल्द से जल्द, कम समय में, सीमित समय में, तो आप इस पूरे सीरीज को फॉलो करते रहिए। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिए, समय है आपके पास। रही बात गति की, तो आप यूट्यूब में हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से गति को कम या ज्यादा कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतना रिवीजन कर सकते हैं। यह उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। फिलहाल के लिए हम अभी आज जिस खंड पर बात करेंगे वह संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम है आयोग, समितियां और परिषदों पर। तो कौन कौन सी चर्चा में रही हैं? जो मुख्य नाम है, सूची है, वह इस प्रकार है: परिसीमन आयोग, क्षमता निर्माण आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, विधि आयोग, संसदीय स्थायी समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति, डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। तो इन्हीं पर एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग के बारे में देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए नया परिसीमन आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो अभी निर्देश किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। किसे दिया है? केंद्र सरकार को दिया है। किसके लिए दिया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी दोनों के लिए दिया है। और यहां पर यह क्यों किया गया है? उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो परिसीमन आयोग का मुख्य देखिए, एक समझिए जो है, यह नियुक्त कौन करता है आयोग को? यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किसके सहयोग से? चुनाव आयोग के सहायता से। क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य तो यही है कि चुनाव की प्रक्रिया में हर एक वोट की वैल्यू बराबर रहे, इसी वजह से परिसीमन किया जाता है। अब देखिए, इसमें संगठक यानी कि जो मुख्य संगठक है वो कौन कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित जो भी राज्य चुनाव आयुक्त है वो इसमें होंगे। यहां पे बात आती है, सवाल कई बार पूछा जाता है कार्यों को लेकर के। तो देखिए, सीधा सीधा इसका कार्य समझिएगा, बहुत घुमा फिरा के नहीं है, कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग बराबर करने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे होगा तो मान लीजिए यहां से, मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य बनता है और ये इतना बड़ा है, यहां से कोई सदस्य बनता है, यहां की संख्या मान लीजिए 5000 उदाहरण के लिए, और यहां की संख्या है 100। तो ऐसे में आप देखें कि एक संसद का सदस्य 100 वोट पे बन गया और एक 5000 वोट पे बन गया, एग्जाम्पल के लिए। मतलब कि सदस्य ही इतने थे, इतने लोग थे वोट डालने वाले। तो ऐसी स्थिति में यह समझ में नहीं आ रहा है क्या कि यहां पर इसके लिए वोट की अलग वैल्यू है, इसके लिए वोट की अलग वैल्यू है, और इन दोनों के वोट की वैल्यू अलग अलग है। तो ऐसा ना हो। परिसीमन जब होता है तो कोशिश की जाती है कि जो वोटर्स हैं उनकी संख्या एक सुनिश्चित लगभग बराबर करने का प्रयास किया जाता है, और सीमा जो यह है विधानसभा या लोकसभा किसी भी क्षेत्र के लिए, वह भी एक बराबर करने का प्रयास किया जाता है। तो यहां पे देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की पहचान भी करता है यहाँ पे, और साथ ही जहां उनकी आबादी अपेक्षाकृत अधिक है उसका प्रयास रहता है कि उसकी पहचान की जा सके। अब यहाँ पे कुछ और बातें आती हैं शक्तियों को लेकर के। मान लीजिए कि आयोग में किसी निर्णय को लेकर के मतभेद होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? बहुमत की राय देखी जाएगी। जो बहुमत कहेगा वही उस माना जाएगा। परिसीमन आयोग के बारे में देखिए, मुख्य बात यही है कि यह जो है, इसमें जो आदेश होते हैं वे आदेश कानून की शक्ति की तरह होते हैं, यानी कि किसी अदालत के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यानी कि परिसीमन आयोग ने अगर परिसीमन कर दिया, सीटों की संख्या निर्धारित कर दी एसटी एससी के लिए, जहां पे उसने देखा जितनी जरूरत थी, तो उस पर सवाल फिर नहीं हो सकता है। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो क्या इसके लिए संवैधानिक प्रावधान है? तो बिल्कुल इसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी देखने को मिलेगा अनुच्छेद 82 के तहत।
यहां पे कहता है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। अब देखिए, जितनी बार जनगणना होगी उतनी बार परिसीमन अधिनियम बनेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। अभी तक कितनी बार परिसीमन हुआ है? 4 बार हुआ है, परिसीमन अधिनियम बना है। अब देखिए 1952, 62, 72 और 2002 में परिसीमन अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग स्थापित किया गया था। 1952, 63, 73 और 2002 में 4 बार अधिनियम बना था। अब देखिए 82 के बाद अनुच्छेद 170 में भी कुछ बात कही। क्या कही गई? राज्य को प्रत्येक जनगणना के बाद, यहां पे देखिए राज्य, स्टेट की बात हुई है, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, क्षमता निर्माण आयोग। क्षमता निर्माण आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में रहा है। क्षमता निर्माण आयोग का काम क्या है? देखिए, भारत में सिविल सेवाओं के लिए उसकी इफिशियंसी, उनके कार्यों की इफिशियंसी ज्यादा बेहतर हो सके, ज्यादा उत्पादकता हासिल करी जा सके। जहां पे भी सिविल सेवा की आवश्यकता होती है वहां पर उत्पादकता ज्यादा हो, काम ज्यादा हो और उच्च क्वालिटी का हो, उसके लिए क्षमता निर्माण आयोग कार्य कर रहा है। अब क्षमता निर्माण आयोग 2021 से स्थापित है, लेकिन अभी की बात करें जो हाल ही में क्यों यह चर्चा में है कि शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब में कोशिश की जा रही कि क्षमताओं को बढ़ाया जा सके, और यह कौन कर रहा है? क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। तो इसी वजह से यह चर्चा में है। तो किस प्रकार का निकाय है? स्वतंत्र निकाय है, कार्यकारी शक्ति वाला है। अब यहां पे सदस्यों की बात की जाए तो क्षमता निर्माण आयोग में 3 सदस्य होंगे। अब ये जो 3 सदस्य हैं जिसमें अध्यक्षता, सचिव की अध्यक्षता है, उसके अलावा आंतरिक सचिवालय द्वारा यह समर्थित रहेगा। अब बात की जाए जो यहाँ पे सदस्य हैं उन्हें कहां से लिया जाएगा? तो उन्हें लिया जाएगा निजी क्षेत्र से, शिक्षा से, इसके अलावा जो भी सार्वजनिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र हैं जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे अलग अलग तरह के मुद्दे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण का ही क्यों ना हो, तो वहां से विशेष व्यक्ति को लिया जाएगा। अब यहां पे देखिए मुख्य काम क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण और विकास में। इससे होगा क्या? क्षमता में वृद्धि होगी, जो सरकारी तंत्र है वह बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगा। 2021 से यह कार्यरत है इसी दिशा में। और अभी जो इसके 3 सदस्य हैं आप देख सकते हैं, आदिल जैनुल भाई और डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम और प्रवीण परदेशी। चलिए आगे देखते हैं। इसी से संबंधित एक मिशन कर्मयोगी है। मिशन कर्मयोगी जो है क्षमता निर्माण आयोग के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। तो उसका उद्देश्य क्या है? प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा, ठीक है, सिविल सेवाओं में और प्रभावी उसे बनाने के लिए और कुशल करने के लिए पूरा मिशन चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? मिशन कर्मयोगी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी कुछ समय पहले रवनीत कौर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और यह अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण बात हो जाती है? पहली महिला अध्यक्ष है। तो एक सीधी जानकारी जो कि कितनी महत्वपूर्ण है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे कि वो है रवनीत कौर। अब यहां पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात की जाए तो यह जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और वैधानिक निकाय है, यानी कि कानून के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। अब उसके बात की जाए तो इसका गठन 2009 में हुआ है। 2009 में इसका गठन हुआ, उसके बाद यह कार्य शुरू करता है और यहां पर कुछ कानूनों को उसने प्रतिस्थापित किया है। वो कानून प्रतिस्थापित करके अभी जो नया कानून है उसके माध्यम से चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए सदस्यों की बात की जाए, 1 सदस्य और 6 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। और उसके अलावा यह किस प्रकार का है आयोग? एक अर्ध न्यायिक है, यानी कि कुछ इसमें शक्तियां हैं जो न्यायालय वाली शक्तियां हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। अब यह किससे संबंधित रहेगा? जो अधिकारी होंगे उनसे संबंधित रहेगा, उनके लिए यह अपने निर्णय लेगा, ठीक है। चलिए अब कार्य की बात करें तो देखिए प्रतिस्पर्धा आयोग कार्य क्या करता है? बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और प्रतिस्पर्धा जो हो स्वच्छ हो, दूषित प्रतिस्पर्धा ना हो, और इसके अलावा जो व्यापारी हैं उनके हितों के साथ साथ जो उपभोक्ता हैं उनके हितों का भी संरक्षण जरूरी है। तो यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। व्यापार करने की स्वतंत्रता हो इस लोकतांत्रिक देश में, यह भी सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। और बात की जाए
तो यह मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा को तो बढ़ाएगा ही, यानी कि प्रतिस्पर्धा एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसे प्रतिस्पर्धा को बनाए भी रखेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि बाजार में कोई व्यापारी है या कोई भी ऐसी कंपनी है या व्यवसायी है जो अपनी मोनोपोल स्थापित कर सके, इससे बचाने का भी बाजार को प्रयास करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं विधि आयोग। विधि आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमेशा चर्चा में है लगातार कुछ सालों से, क्योंकि कानूनों पर सवाल बड़े आ रहे हैं, नए नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और विधि आयोग का संबंध इन्हीं कानूनों से हो जाता है। विधि आयोग में अभी देखा जाए तो 22वें जो विधि आयोग की बात की जाए तो उसी ने अभी हाल ही में भारत को महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट दी है। आपको पता है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 काफी पुराना है, ये 19वीं शताब्दी का है, हम 21वीं में है, 19 के बाद 20वीं शताब्दी के 100 साल तो पूरे हो ही गए, फिर 21वीं शताब्दी के अभी 23 साल पूरे हो चुके हैं और है ये 19वीं का और पुराना है, तो लगभग ये 150 साल कुछ सालों में हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर एक रिपोर्ट आई है जो यह बताती है कि यह कानून कितना प्रासंगिक है या कितना था। अब देखिए विधि आयोग के बारे में पहले समझ लीजिए। विधि आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में। ना तो यह संवैधानिक है ना तो यह वैधानिक है, ठीक है। अब यहां पर सीधे सरकार ने इसको बनाया है, सरकार द्वारा आदेश के द्वारा यह स्थापित है। काम क्या है? मुख्य काम विधि आयोग का क्या है? जो कानून के लिए जो कानून में जो सुधार हो सकते हैं, क्योंकि भारत में विधि का शासन है। अब भारत में अगर विधि का शासन है तो भारत में विधि भी विधिवत होनी चाहिए, अपडेट हो, बेहतर हो और सही हो। इस बात का ध्यान विधि आयोग रखता है, इसीलिए कानूनी सुधार के लिए यह कार्य करता है। अब देखिए भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित हुआ और समय समय पर स्थापित होता है, तभी तो अभी हम पहला 1955 है तो अभी 22वां आ चुके हैं। लेकिन बात यह है कि यह जो विधि आयोग है आजादी के पहले भी इसकी स्थापना हुई है। 1834 में पहला विधि आयोग ब्रिटिश राज्यकाल में हुआ, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। हो सकता है इतिहास वाले सेक्शन में यह प्रश्न आ जाए, पर राज्य व्यवस्था में हम ये चूंकि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको हमने देख लिया, ठीक है। अब चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। एक आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यह क्या है? इसमें एक निश्चित सदस्य है, निश्चित कार्यकाल है जो काम करेगा अपना। अब यहां पे यह मुख्य रूप से कानूनों की समीक्षा कर रहा है। अब कानूनों की समीक्षा करने के पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर कानून आएगा तो लोगों को क्या फायदा होगा। जैसे मान लीजिए जो महामारी कानून था, महामारी कानून में दिक्कत क्या आ रही थी? महामारी कानून में दिक्कत यह आ रही थी कि वहां पर सरकार ज्यादा प्रभावी हो गई थी और जो लोग थे, लोगों के अधिकार थोड़ी सी दब गए थे। जब महामारी कोरोना काल में जब महामारी अधिनियम को देखा गया उपयोग करते वक्त, तो यह देखा गया कि लोगों के मौलिक अधिकार, मानवाधिकारों पर भी दिक्कतें आ रही थी। तो इसी वजह से फिर बाद में अध्यादेश लाया गया था और अध्यादेश के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकार, मानवाधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। महामारी रोग अधिनियम 1897 के बारे में बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1890 के दशक में जब क्या होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक ब्यूबोनिक प्लेग महामारी फैलती है, तो उस दौरान फिर उसकी आवश्यकता के अनुरूप अधिनियम लाया जाता है। और यह क्या था? यह अधिकारियों को शक्ति देता था कि घरों में, यात्रियों के बीच में संदिग्ध लोगों को की तलाशी की जा सकेगी, घरों में तलाशी की जा सकेगी, या कोई ऐसा संक्रमित स्थान है तो उसे खाली कराया जा सकेगा। तो यहां पर सरकार के पास शक्ति ज्यादा थी, लोगों के पास सुविधा नहीं हो रही थी, यानी कि उनको परेशानी हो रही थी। बाद में देखिए भारत में स्वाइन फ्लू का जब आया, हैजा आया, मलेरिया आया, डेंगू आया, तो इस दौरान इस कानून का उपयोग बीच बीच में किया गया है। लेकिन 2020 में क्या हुआ कि इस कानून में बहुत सारी कमी थी, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ी हुई कुछ कमी थी। तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उनके खिलाफ अगर हिंसा होती है तो उसे अपराध के रूप में पहचान करने के लिए इस कानून में अध्यादेश करके कुछ सुधार लाया गया। लेकिन समस्याएं अभी बहुत सारी थी, जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि यह जो ढांचा है बहुत पुराना है। हम तो साल से ही समझ गए हैं, आज हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं और वो वर्ड तो पेपर वर्ड था। सीमित प्रावधान है, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार जो थे वहां पर उपेक्षा उसकी हो रही थी।
चलिए वो तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, संसदीय स्थायी समिति पर आते हैं। संसदीय स्थायी समिति अभी चर्चा में है। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में क्या किया है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता कैसे कार्य करती है इसका मूल्यांकन करने पर एक रिपोर्ट, यानी कि कानूनी सहायता। विधि आयोग के बारे में एक बात याद रखिएगा, अभी 22वां विधि आयोग का जो कार्यकाल था वह 2023 तक में खत्म होने वाला था, लेकिन उसे 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और 2022 के दौरान फिर उसके बाद जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो उसके जो अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी हैं। चलिए, ऋतुराज नाम याद रखिएगा विधि आयोग के अध्यक्ष। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है संसदीय स्थायी समिति में कि इसके बारे में हम थोड़ा सा जान सकें। तो किस प्रकार की समिति है, संसद की समिति है, यानी कि इसका संबंध संसद के अंदर रहेगा। तो संसद की यह जो समिति है, सांसदों का एक पूरा का पूरा पैनल होता है। तो इसकी नियुक्ति कैसे होगी, सदन के द्वारा ही होगी। निर्वाचन किसके द्वारा होगा, सदन के माध्यम से होगा, सदन में होगा। स्पीकर या सभापति द्वारा इसमें नामित किया जाएगा सदस्यों को। अब यहाँ पे देखिए, ये किसके निर्देशन में कार्य कर रही, जो नामित कर रहा है सभापति या स्पीकर के निर्देशन में कार्य करती है, ठीक है। और रिपोर्ट भी किसको प्रस्तुत करती है, सभापति या स्पीकर को, स्थायी समिति। अब यहाँ पे देखिए, ये संसदीय समितियां जो हैं बहुत सारी हैं, एक नहीं है, बहुत सारी। उत्पत्ति ब्रिटिश काल में हुई, यानी ब्रिटिश संसद में देखने को पहली बार मिलती है। और संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 105, 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती है। दो प्रकार की संसदीय समितियां हैं, और अब समितियां तो बहुत सारी, लेकिन उन्हें एक क्लासिफाई करना हो तो दो प्रकार में हम रख सकते हैं। एक है स्थायी समिति। स्थायी समिति क्या होगा, यह समय समय पर बनती रहेगी, बनी फिर बनी फिर बनी फिर बनी। तदर्थ समिति समय समय पर बनेगी, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए। स्थायी समिति कुछ खास कार्य जो हैं, जो हमेशा चलते ही रहते हैं, उन पर बार बार बनती रहती है। तो स्थायी समितियां इसी वजह से कहा जाता है स्थायी होती हैं, क्योंकि हर साल या समय समय पर गठित होती रहती हैं, उनका कार्य फिक्स रहता है। और तदर्थ समिति किसी खास कार्य के लिए फिर बनाई जाती है। तो स्थायी समितियों में भी देखिए 6 श्रेणियां हैं। वित्त के संबंध में है, विभाग के संबंध में है, जांच के संबंध में है, जांच और नियंत्रण के संदर्भ में है, सदन के दैनिक कार्यों के संबंध में है, या तो उसके अलावा हाउस कीपिंग जो वहां के सदन से संबंधित हैं उससे संबंधित कार्यों के लिए हैं। तो ये श्रेणियां हैं उसके अंदर की, स्थायी समितियों के अंदर की 6 श्रेणियां हैं। अब यहाँ पे ये बात स्पष्ट रखिएगा, जो तदर्थ समितियां हैं उसे क्या बोलते हैं, अस्थायी होती हैं प्रकृति में, क्योंकि उन्हें जो काम सौंपा जाता है, जैसे वो काम पूरा हो जाता है तो उनका अस्तित्व फिर उसके बाद नहीं रहता, फिर नया काम सौंपा जाएगा तो एक नई समिति बनेगी, तदर्थ समिति, ठीक है। तो जांच संबंधित कार्य, कुछ अध्ययन संबंधित कार्य, विश्लेषण संबंधित कार्य यह मुख्य रूप से करती है। चलिए अब विशेषाधिकार समिति को देख लेते हैं। जो संसद है, संसद के अंदर जो सदस्य हैं उनके अंदर विशेषाधिकार होते हैं। उनके विशेषाधिकारों के हनन के आरोप में निलंबित जो 11 सदस्य थे, उनसे प्रतिक्रिया मांगने का निर्णय अभी हाल ही में किसने किया है, विशेषाधिकार समिति ने किया है। अभी शीतकालीन सत्र जब चल रहा था, पिछला शीतकालीन सत्र यानी कि अभी बजट सत्र के पहले वाला जो सत्र था, तो वहां पे क्या हुआ, जो विपक्ष था, विपक्ष कुछ तख्तियां लेकर आया जिसमें कि बहुत सारे नारे लिखे हुए थे। और यह जो था, इन तख्तियों की वजह से ऐसी जो व्यवस्था या कहें हम दुर्व्यवस्था फैली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनमें से बहुत सारे सदस्यों को, जो कई लोग लेके आए थे हालांकि तख्तियां, लेकिन 11 लोग थे जिनको कहा गया दुर्व्यवस्था फैलाने में या खराब व्यवस्था करने में इनका ज्यादा हाथ रहा, इस वजह से इस आरोप में इन्हें निलंबित कर दिया गया। अब इनकी प्रतिक्रिया विशेषाधिकार समिति मांगने को तैयार है, और ये कहां की बात हो रही है, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की। देखिए, जो विशेषाधिकार समिति है वह सिर्फ राज्यसभा में नहीं है, वह दोनों सदनों में है, राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी है। तो यहां पर मौजूद है जो संसदीय स्थायी समिति, उसमें हमें याद रखना है सदस्यों की बात की जाए तो अगर लोकसभा में बात की जाए तो 15 सदस्यों वाली होगी, ठीक है, और राज्यसभा की बात की जाए तो 10 सदस्य इसमें होंगे। तो कभी सवाल आ जाए कि उल्टा पूछ सकता है, स्टेटमेंट कभी कभी होता है ना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट देखिए सही है, तो हो सकता है लिख दे कि लोकसभा में 10 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 15 होते हैं, जबकि है क्या, उल्टा है, लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। चलिए, या तो बोल दे मिला के होते हैं, ठीक है। अब इसका कार्य समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सीधी सीधी बात है। सदन या सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े प्रश्नों की जांच करना है, जैसा कि सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा संदर्भित किया गया है। पीठासीन अधिकारी अगर कहेगा कि इस मामले में जांच करना है तो उसी मामले, मतलब खुद से ऐसे जांच करने नहीं लग जाएगी समिति,
वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से ही सुनिश्चित होगा कि जांच किस पर करनी है या किस मामले में करनी है। उसके बाद यह जो भी रिपोर्ट आएगी वह रिपोर्ट कहाँ आएगी, सदन के सामने आएगी। और उसके बाद सदन में जब रिपोर्ट आती है तो ऐसा भी नहीं कि रिपोर्ट आने के बाद जो भी फैसला है सामने आ जाएगा, एक चर्चा होती है, उसमें मौका मिलता है, बहस की अनुमति दी जाती है और उसके बाद जो अध्यक्ष होता है वह अंतिम आदेश दे सकता है रिपोर्ट सदन के समक्ष जब आती है उसके बाद। ठीक है, चलिए अब एक देखते हैं आचार समिति। आचार समिति भी महत्वपूर्ण है। आचार समिति अभी चर्चा में क्यों है कि अभी हाल ही में लोकसभा की आचार समिति ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी एक सांसद पर प्रश्न के बदले नगद आरोप की जांच शुरू की है। मतलब कि सवाल के बदले, मतलब पैसे के बदले सवाल। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी व्यक्ति है और वह चाहता है कुछ ऐसी जानकारी सामने आए जो अंदर की जानकारी हो, सरकार के कार्यों से संबंधित जानकारी हो, जिससे अपने व्यापार को और बेहतर कर सके। तो उसके लिए जब वह सवाल के लिए क्या करे, मान लीजिए किसी संसद के सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को पैसे दे और प्रश्नकाल में जो सवाल है वो उसी के अनुरूप उठाए, तो अपनी इच्छा से नहीं उठाए, अपनी जानकारी के लिए, लोगों के लिए नहीं, उस खास व्यक्ति के लिए जिसने उसे पैसे दिए हैं। तो उसी प्रकार का यह मामला था जो भी जिस पर आरोप लगे हैं और यह सामने आया, तो प्रश्न के बदले नगद की बात सामने आती है। तो इसी वजह से आचार समिति चर्चा में है। आचार समिति के बारे में अब थोड़ा सा जान लीजिए। पहली आचार समिति वर्ष 2000 में अस्तित्व में आती है और राज्यसभा में 1997 में आती है। लोकसभा में पहले नहीं आई, पहले आई राज्यसभा में। अब उसके बाद देखिए, अध्यक्ष द्वारा नामांकित 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और वे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। अब देखिए, 1 वर्ष कम से कम और उसके अलावा 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे इस समिति में। आचार समिति का काम आप समझ गए होंगे कि इसका जो मुख्य कार्य है, मान लीजिए कोई सदस्य है जो अनैतिक आचरण करता है और वह ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह समिति है जो जांच करती है और इसके अलावा अपनी तरफ से एक कुछ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके लिए भी यह जानकारी साझा करती है। अब यही जो जानकारी साझा करती है कि किन बातों का, किस प्रकार की नैतिकता एक सदस्य को बनाए रखना चाहिए, उसी को आचार संहिता कहा जाता है। तो यह आचार संहिता चुनाव वाली आचार संहिता नहीं है, इनकी आचार समिति की आचार संहिता है जो नैतिकता की जरूरत होती है संसद के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगला, डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद, DPCGC, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद जो है, यह चर्चा में क्यों रही, क्योंकि अभी हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत एक OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का सुझाव इसने दिया। किसने दिया? डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद। नाम को देखिए, काम समझ में आ जाएगा। डिजिटल प्रकाशक तय हो गया, सामग्री शिकायत परिषद जो डिजिटल प्रकाशक हैं, यानी कि जो डिजिटल कुछ लॉन्च कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं वीडियो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो उनकी जो कंटेंट है, उनकी जो सामग्री है, उससे संबंधित शिकायत के लिए एक परिषद, और उसी ने अभी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सुझाव दिए हैं। तो इसी को डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल के बारे में समझ लेते हैं। यह क्या है? ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रदाताओं के लिए एक स्वनियामक निकाय है, सेल्फ रेगुलेटरी है, अपने आप को खुद रेगुलेट करती है, अपने आप को खुद संचालित करती है। किसके लिए? ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रदाताओं के लिए। अब OCC क्या है? OTT तो हमने सुना था, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स हमें पता ही है। OCC किसे बोलेंगे? OCC ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट होता क्या है? मान लीजिए अभी हाल ही में मैं इंदौर गया था। इंदौर में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अलग अलग जगह पे, कि एक व्यक्ति ने इंदौर नाम से एक चैनल बना दिया मान लीजिए। अब क्या हुआ कि अलग अलग लोग जो इंदौर पर वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के, इंदौर के किसी खास जगह के, इंदौर के किसी खाने पीने की चीज़ के, या अलग अलग चीज़ों के। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उन सारे वीडियोस का, वो जितने भी सामग्री हैं अलग अलग लोगों ने अपने अपने लिए बनाई थी, उनको कलेक्ट करके इस खास जगह से शेयर कर रहा है। मतलब उसने बनाया नहीं खुद से, उसने खुद से कुछ क्रिएट नहीं किया, किसी और का बना था, उसने बस कलेक्ट किया और उसे प्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। और यह तो एक उदाहरण है,
मान लीजिए शिक्षा देने के मामले में, जैसे कि जो सरकारी सूचनाएं हैं उनको भी कोई कलेक्ट करता है कुछ खास क्रम में और साझा करता है। वो बाहरी जानकारी थी, बाहर से तैयार हुई थी और उसको वह प्रेजेंट करता है, तो वो भी ऑनलाइन क्यूरेटेड हो सकता है। मान लीजिए लीगल कुछ अपडेट देना हो अलग अलग तरह से कानूनों के संदर्भ में, तो वह भी कोई अलग अलग जगह से लेकर आता है और वह खुद कुछ नहीं बनाता है और साझा करता है, तो क्यूरेटेड कंटेंट है। तो ऐसे संदर्भ में क्या हुआ है, यह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत कार्य करता है। कौन? यह DPCGC। तो यह किसके लिए करता है, ये तो समझ में आ ही गया है। अब यहां पर कोई गड़बड़ी होगी तो कौन देखेगा? यही देखेगा। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट से लेकर कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि यह जो है OCC प्रकाशकों और एक स्वतंत्र शिकायत निवारण बोर्ड की तरह भी कार्य करेगा से बनी है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इनकी सुविधाओं के लिए, मतलब इनकी परेशानियों का भी निवारण करेगा और इनसे होने वाली परेशानियों का भी यह निवारण करने में स्वतंत्र रहेगा। अब इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी तथा मीडिया के कुछ और सदस्य होंगे। चलिए अब बात की जाए तो शिकायतें कोई भी इसमें कर सकता है, जिसको भी लगता है शिकायत की जानी चाहिए वो शिकायत कर सकता है। अब देखते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। अब भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। भारत में विज्ञापन जो होते हैं, किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए तैयार होते हैं, पब्लिश होते हैं, उनका मानक निर्धारित हो सके, वो भ्रामक पूर्ण ना हो, अनावश्यक ना हो। अनावश्यक का मतलब वही है कि गलत जानकारी ना देते हो, भ्रामक ना हो और ज्यादा सही तरीके से ही, मतलब गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। जैसे क्लिक बैट होता है ना, थंबनेल में कुछ और बात रहती है, अंदर कुछ बात रहती है, और तो वैसे यहाँ पे भी ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। अब देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में इसने डिजिटल मीडिया में प्रभावशाली जो विज्ञापन, जैसे डिजिटल मीडिया में कोई विज्ञापन तैयार करता है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इन खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसने? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने। अब भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। किस प्रकार का है? स्वनियामक है, अपने आप को खुद चलाता है, स्वैच्छिक संगठन है और विज्ञापन उद्योग से इसका संबंध है। गैर सरकारी संस्था है, सरकारी नहीं है। स्थापना 1985 में हुई है। उसके अलावा यह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने में कार्य करती है, यानी कि उपभोक्ताओं को मुश्किलें ना हो एक गलत जानकारी या गलत विज्ञापन की वजह से, ठीक है। तो अब यह जो है इसमें कुछ अन्य जानकारी है कि ASCI का गठन किससे हुआ? विज्ञापन से जुड़े 4 क्षेत्रों के माध्यम से स्पष्ट हुआ है। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन से हो सकते हैं। एक जो विज्ञापन दाता हो, जो विज्ञापन देने वाला है, एक विज्ञापन एजेंसी हो जो विज्ञापन बनाएगी, और उसके अलावा एक मीडिया, ब्रॉडकास्टर और प्रेस जो उसको जारी करेंगे, और उसके अलावा जो PR हो एजेंसियां होंगी जो उसका प्रसार करेंगी, प्रचार करेंगी। तो इस माध्यम से ही स्थापना हुई है। ये सारी की जानकारी जो हमने अंतिम बात तय की वह थी हमारी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। तो इसके साथ ही जो प्रमुख परिषद थी, समितियां थी, आयोग थे जो चर्चा में रहे, उसका एक अंदाजा आपको लग गया है, क्विक रिवीजन हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका रिवीजन एक बार और कर लीजिएगा, चाहे तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। इसी प्रकार से इस करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के सारे वीडियो कम समय में रिवाइज करने के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।